दोस्तों हम लोग PYQ सीरीज कर रहे हैं, इंडियन पॉलिटी का कर रहे हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित PYQ जो कि विभिन्न PCS एग्जाम्स में और IAS में पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले किसी भी PCS एवं जनरल कंपटीशन के लिए जहां भी सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। जनरल में जैसे कि SSC, BSSC, इंटर लेवल, ग्रेजुएट लेवल एवं बिहार दरोगा एवं BPSC के थ्रू जो टीचर्स के एग्ज़ाम लिए जाते हैं या फिर अन्य स्टेट में भी जो टीचर्स के एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन रहेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडियन पॉलिटी का PYQ है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? तो किसके साथ? तो अनुच्छेद 14 और 16 को साथ पढ़ने से समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? तो किसको साथ पढ़ने से? तो 14 और 16 को साथ पढ़ने से डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखिए। भारतीय संविधान में यद्यपि अनुच्छेद 39D के तहत समान कार्य के लिए समान वेतन नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है, परंतु यह मूल अधिकारों में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने रणधीर सिंह बनाम भारत संघ मामले 1982 में निर्धारित किया कि संविधान की प्रस्तावना में शामिल समाजवाद शब्द और अनुच्छेद 39D के आलोक में अनुच्छेद 14 एवं 16 को पढ़ने से समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत प्राप्त होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे 14 और 16 को साथ पढ़ने से। ठीक है, 14, 16 और 39D को समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 16(1) और 16(2) प्रदान करता है। बी आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 16(1) और 16(2) प्रदान करता है। बी आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(1) और 16(2) के तहत राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान की गई है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान मान्यता देता है किसको? तो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को भारतीय संविधान मान्यता देता है। किसको? तो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को भारतीय संविधान मान्यता देता है। ध्यान रखेंगे, सी आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखिए। भारतीय संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है। संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 30 के तहत धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों शिशुओं को शिक्षा का अधिकार क्या है? तो मूल अधिकार अब है शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 21A में अब मूल अधिकार है शिक्षा का अधिकार। ध्यान रखेंगे इसको। 21A या 21(क) में बी आंसर होगा। संविधान के 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत संविधान के भाग
3 में नया अनुच्छेद 21 क या 21A जोड़ा गया, जिसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। इस अनुक्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद द्वारा पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार भी है, ये भी ध्यान रखेंगे। अब शिक्षा का अधिकार क्या हो गया है, तो मौलिक अधिकार 21A में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया, तो 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया था शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया, तो 1 अप्रैल 2010 से जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव अधिकार भी भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है, तो शिक्षा का अधिकार जो है मानव अधिकार भी है और मौलिक अधिकार भी है। सी आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता, तो कौन सा जो अधिकार है आपातकाल में भी सीमित या समाप्त नहीं किया जा सकता, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार जो है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार वो समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता। ठीक है, अनुच्छेद 21 जो है सीमित नहीं किया जा सकता या समाप्त नहीं किया जा सकता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार बी आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, आपातकाल के दौरान भी। एक्सप्लेनेशन देखिए, इससे और अच्छे से समझ आएगा। 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद अनुच्छेद 21 में प्रदत्त प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार जीवन का अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में भी सीमित या समाप्त नहीं किया जा सकता। ज्ञातव्य है कि यदि राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित हुआ है तो सभी मूलाधिकार स्थगित किए जा सकते हैं, परंतु 21 तथा 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण को स्थगित नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर यदि सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल घोषित हुआ है तो अनुच्छेद 21 एवं 20 के साथ अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्र विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण भी जीवित रहता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 20 और 21 तो आपातकाल के दौरान भी समाप्त नहीं किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं किया करता है, तो हिंदू शब्द में अनुच्छेद 25 में हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है, तो पारसियों को हिंदू शब्द में सम्मिलित नहीं किया जाता है। बौद्धों हैं, जैन हैं, सिख हैं, ये सब हिंदू में है, लेकिन पारसियों को हिंदू शब्द में सम्मिलित नहीं किया जाता है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के प्रयोजनों के लिए हिंदू शब्द के अंतर्गत बौद्ध, जैन, सिख शामिल है, जबकि पारसी इसमें सम्मिलित नहीं है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किसी धार्मिक संप्रदाय समुदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है तो वह किस या किन विशेष लाभों का हकदार हो जाता है, तो किन लाभों का हकदार हो जाता है। धार्मिक संप्रदाय यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है तो किन विशेष लाभों का हकदार होता है, तो देखिए, यह संप्रदाय समुदाय विशेष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और संचालन कर सकता है, तो ये सही है। भारत के राष्ट्रपति स्वयमेव इस संप्रदाय समुदाय के एक प्रतिनिधि को लोकसभा में मनोनीत कर देते हैं, तो ये नहीं है, ये गलत हो गया। यह संप्रदाय समुदाय प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कार्यक्रम के लाभ प्राप्त कर सकता है, तो ये सही है। तो 1 और 3 सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा, तो सी आंसर होगा। ठीक है, 1 और 3 सही होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक्सप्लेनेशन देखिए, इससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। भारतीय संविधान में
मूल अधिकारों के तहत अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार दिया गया है। 2006 से केंद्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यक वर्गों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का 15 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। भारत में किसी धार्मिक संप्रदाय समुदाय को राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा प्राप्त होने पर उपयुक्त 2 लाभ प्राप्त हो जाते हैं, परंतु लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन केवल एंग्लो इंडियन समुदाय से 2 सदस्यों का किया जा सकता है, अल्पसंख्यक वर्ग के समुदाय से नहीं। इस प्रकार उचित विकल्प सी है। लेकिन अब एंग्लो इंडियन का भी अब जो 2 लोगों को मनोनीत किया जाता था राष्ट्रपति द्वारा, वो अब संविधान संशोधन 104वें संविधान संशोधन द्वारा अब इसको भी खत्म कर दिया गया है। अब एंग्लो इंडियन को मनोनीत नहीं किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, 104वां संविधान संशोधन द्वारा इसको अब एंग्लो इंडियन के जो मनोनीत किया जाता था 2 लोगों को, उसको अब समाप्त कर दिया गया है। ध्यान रखेंगे डिटेल्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है? तो किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है? तो 20(3) में प्रावधान है। किसी अपराध के अभियुक्त को अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है? तो अनुच्छेद 20(3) में यह प्रावधान है। ये आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(3) में प्रावधानित है कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद 2 सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 20 जो है दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है अभियुक्तों को। डी आंसर होगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखिए। संविधान के अनुच्छेद 20(2) के अनुसार किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या दंडित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 20(3) के अनुसार किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संबंध में उपरोक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो अनुच्छेद 20 के अंतर्गत दिया गया है। बी आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक्सप्लेनेशन देखिए। संविधान के अनुच्छेद 20(2) के अनुसार किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्र संबंधी अधिकार है। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण है। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण के संबंध में उपबंध है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? तो अनुच्छेद 21 में शामिल किया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? तो अनुच्छेद 21 में। ठीक है, विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन देखिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है। ध्यान रखेंगे। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? तो अनुच्छेद 22 से प्रदत्त है। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? तो अनुच्छेद 22 से प्रदत्त है। डी आंसर हो जाएगा। ठीक है,
संविधान के अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और विरोध से संरक्षण प्रदान किया गया है। किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है, ऐसी गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा या अपनी रुचि के विधि व्यवसायी से परामर्श करने और प्रतिरक्षा कराने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। कितने समय के लिए? तो 3 माह के लिए। बी आंसर होगा। ठीक है, प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है 3 माह के लिए। बी आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन देखिए। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 3 माह के लिए बंदी बनाया जा सकता है। अनुच्छेद 22(4) के अनुसार यदि निरोध 3 माह से अधिक के लिए है तो वह मामला सलाहकार बोर्ड को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को निरोध में तभी रखा जा सकेगा जब सलाहकार बोर्ड का यह मत हो कि ऐसे निरोध के लिए पर्याप्त आधार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है? तो किसको? बंदी प्रत्यक्षीकरण को। निम्नलिखित में से किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण को माना जाता है। बी आंसर होगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए 5 प्रकार के रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख और उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा लेख। बंदी प्रत्यक्षीकरण प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है। यह उस व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी आदेश है जिसे दूसरे द्वारा हिरासत में रखा गया है। इसके द्वारा बंदीकरण अधिकारी को आदेश दिया जाता है कि बंदी व्यक्ति को निश्चित समय के अंदर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद में पारित किया गया। कब पारित किया गया था? तो 1976 में पारित किया गया था। 1976 में पारित किया गया था। ध्यान रखेंगे। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद में पारित किया गया था 1976 में। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने 1976 में पारित किया, जिसका उद्देश्य अनुच्छेद 23 के परिप्रेक्ष्य में केवल बंधुआ श्रमिकों को मुक्त करना ही नहीं अपितु उनके पुनर्वास की व्यवस्था भी करना है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। तो किसमें? भारत के संविधान द्वारा। सही है। 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा, ये भी सही है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी द्वारा जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। डी आंसर हो जाएगा। जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग सर्वत्र निषिद्ध है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 द्वारा भी इसे निषिद्ध किया गया है। एमसी मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य AIR 1997 के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को जोखिमपूर्ण बाल श्रम से निषिद्ध किया है। ये पूर्ति कीजिए, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। तो अधिकार बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के। ठीक है, बी आंसर होगा। अधिकार बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है। अधिकार बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के। बी आंसर होगा। ये किसी का वक्तव्य है। अर्नेस्ट बार्कर का कथन है कि अधिकार बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब नीति निर्देशक तत्व से संबंधित
क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का, डीपीएसपी का, राज्य की नीति निर्देशक तत्व से संबंधित, ठीक है। इससे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व से संबंधित, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना उद्देश्य है, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना उद्देश्य है। डी आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, डी आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन देखिए, इससे और अच्छे से समझ आएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। यह उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक है, जिसका संविधान निर्माता एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए प्रावधान करना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? तो एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना उद्देश्य नहीं है नीति निर्देशक तत्वों का। क्या क्या उद्देश्य है नीति निर्देशक तत्वों का? नीति निर्देशक सिद्धांतों का क्या क्या उद्देश्य है ये देखते हैं। तो एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ये सही है। सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना, ये भी सही है। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, तो ये भी सही है। लेकिन सही क्या नहीं है, उद्देश्य नहीं है। एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना उद्देश्य नहीं है, तो सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही उद्देश्य नहीं है, सी आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन देखिए। भारतीय संविधान के भाग 4 में 36 से अनुच्छेद 36 से 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। भारत के संविधान निर्माताओं का लक्ष्य इन सिद्धांतों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र एवं कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। इन सिद्धांतों का उद्देश्य धार्मिक राज्य की स्थापना करना नहीं है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं। भारतीय संविधान की भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 में है। अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है 36 से 51 तक भाग 4 में। भारत के संविधान निर्माताओं का लक्ष्य इस सिद्धांतों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र एवं कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। इन सिद्धांतों का उद्देश्य धार्मिक राज्य की स्थापना करना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इनमें से क्या सही है? तो ये तत्व देश के सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। ये जो नीति निर्देशक तत्व है, तो ये तत्व देश के सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं, सही है। इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, इन्फोर्सेबल नहीं है। जो नीति निर्देशक तत्व है, इसको लेकर के हम न्यायालय के पास नहीं जा सकते हैं, मतलब कि ये वाद्य योग नहीं है या इन्फोर्सेबल नहीं है नीति निर्देशक तत्व, ध्यान रखेंगे। तो दोनों सही हो जाएगा, 1 और 2, तो सी आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। एक्सप्लेनेशन देखिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व देश के सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। नीति निर्देशक तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, ठीक है, मतलब वाद योग नहीं है, इन्फोर्सेबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कल्याणकारी राज्य की संरचना का समावेश भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है, ये आंसर हो जाएगा। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है, ये आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन देखिए। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। ये संविधान के भाग
4 के तहत अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है? तो भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है कहाँ? तो संविधान की प्रस्तावना में, मौलिक अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। तो संविधान की प्रस्तावना में और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ए और सी दोनों सही होगा, तो डी आंसर हो जाएगा, ए और सी दोनों में। कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है कहाँ? तो संविधान की प्रस्तावना, प्रिएम्बल में, उद्देशिका में, और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। डी आंसर हो जाएगा, ए और सी दोनों आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना राज्य व्यवस्था के उद्देश्यों का भारतीय संविधान की प्रस्तावना राज्य व्यवस्था के उद्देश्यों का उल्लेख करती है कि राज्य अपने नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता उपलब्ध कराएगा, जो कि एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श का प्रतीक है। इसके अतिरिक्त नीति निर्देशक तत्व में कल्याणकारी राज्य की स्थापना हेतु राज्य को निर्देश दिए गए हैं। इस प्रकार प्रस्तावना एवं नीति निर्देशक तत्व दोनों में कल्याणकारी राज्य का विचार पाया जाता है। तथापि यदि दोनों के चयन का विकल्प न हो तो इसका उत्तर नीति निर्देशक तत्व ही होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त है? तो नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? तो आपको अच्छे से पता है कि आयरलैंड से ली गई है। ये काफी बार पूछे जाते हैं, नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त है? तो आयरलैंड के संविधान से प्राप्त है। डी आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आप लोग को अच्छे से पता है कि आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा ली गई है। सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार लिया गया है कहाँ से? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये आंसर होगा। नीति निर्देशक सिद्धांत है तो क्या है? वाद योग है या वाद योग नहीं है? तो वाद योग नहीं है। ठीक है, इसको लेकर के हम न्यायालय के पास नहीं जा सकते हैं। जिस तरह से मौलिक अधिकार क्या है? तो वाद योग है, हम न्यायालय जा सकते हैं मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो। लेकिन नीति निर्देशक सिद्धांत को लेकर के हम न्यायालय नहीं जा सकते हैं। ये वाद योग नहीं है, इन्फोर्सेबल नहीं है, ध्यान रखेंगे इसको। नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग नहीं है, ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं कराए जा सकते। अनुच्छेद 37 में ऐसा बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? तो देश के शासन के लिए भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है देश के शासन के लिए आधारभूत है। ध्यान रखेंगे इसको कि देश के शासन के लिए आधारभूत कौन है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ही शासन के लिए आधारभूत है। सी आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन देखिए, संविधान के अनुच्छेद 37 द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व देश के शासन में मूलभूत और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक क्या है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग ही है। ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक क्या है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। बी आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन देखिए,
समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक अंग है। अनुच्छेद 39 घ यह प्रावधान करता है कि पुरुष और स्त्री दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। ज्ञातव्य है कि संविधान के अनुच्छेद 39 घ के अनुसरण में संसद ने 1976 में समान पारिश्रमिक अधिनियम पारित किया है। 1976 में समान पारिश्रमिक अधिनियम पारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो इनमें से मौलिक अधिकार कौन नहीं है? समान कार्य के लिए समान वेतन क्या है? तो ये नीति निर्देशक सिद्धांत में है, 39 घ में, 39 डी या 39 घ में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आता है समान कार्य के लिए समान वेतन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समान कार्य के लिए समान एक्सप्लेनेशन देखते हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख मौलिक अधिकारों में न होकर राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 39 में किया गया है, जबकि प्रश्न में शेष विकल्पों का उल्लेख मौलिक अधिकार में किया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है? तो इनमें से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है? तो पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो, ये नीति निर्देशक तत्व में निहित है। डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में ही की गई है। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था अनुच्छेद 40 के अनुसार मिला है ना। तो अनुच्छेद 40 किस में है? भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व कितने हैं? 36 से 51 तक है ना। तो 40 में आता है, पंचायती राज का गठन हुआ है अनुच्छेद 40 के अनुसार। ठीक है, तो आएगा ना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत ही पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत सी आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन देखिए, भारत में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। संविधान के अनुच्छेद 40 राज्यों के लिए ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? तो अनुच्छेद 40 करता है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? तो अनुच्छेद 40 करता है। बी आंसर होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है। इसके अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन निदेशक सिद्धांत है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 के अनुसार होता है ना, ध्यान रखेंगे। सी आंसर होगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, देखिए कौन सा होगा। तो अनुच्छेद 40 में क्या है? तो ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 के अनुसार हुआ है। अनुच्छेद 41 में क्या है? तो अनुच्छेद 41 में काम करने का अधिकार है। और अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता है। और अनुच्छेद 48 में क्या है? तो कृषि एवं पशुपालन का गठन, कृषि एवं पशुपालन का संगठन जो है
अनुच्छेद 48 में है। तो ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा, तो ए आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इसको। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए। अनुच्छेद 40 में क्या है, तो ग्राम पंचायतों का गठन है। अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। अनुच्छेद 44 में क्या है, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता है। अनुच्छेद 48 में क्या है, तो कृषि एवं पशुपालन का गठन है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए कथन, ये कथन कारण का प्रश्न है। ठीक है, तो मनरेगा दर अर्ह परिवार के कम से कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन का रोजगार दिलाने का प्रावधान करता है। तो मनरेगा के बारे में है, तो ये सही है, 100 दिन रोजगार दिलाने का प्रावधान करता है। मनरेगा दर अर्ह परिवार मतलब कि जो जिस परिवार को दिया जाएगा कि कम से कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन का रोजगार दिलाने का प्रावधान करता है। तो ये सही है, मनरेगा दर अर्ह परिवार के कम से कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन का रोजगार दिलाने का प्रावधान करता है, सही है। रोजगार का अधिकार संविधान के भाग 3 में प्राविधित है, तो ये गलत हो गया, ये भाग 3 में प्राविधित नहीं है। तो ये कथन सही है लेकिन कारण गलत है, तो सी आंसर हो जाएगा। ये सही परंतु आर गलत, सी आंसर होगा। देखिए व्याख्या। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है जिसे वर्ष 2005 में लोकसभा द्वारा अधिनियमित किया गया। यह योजना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के उन वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराता है जो सांविधिक न्यूनतम मजदूरी पर सार्वजनिक कार्य संबंधी अकुशल मजदूरी करने के लिए तैयार हैं। यह काम पाने का अधिकार के तहत भाग 4 के अनुच्छेद 41 के अंतर्गत है। ठीक है, भाग 4 के अंतर्गत 41 के अंतर्गत है, भाग 3 के अंतर्गत नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद, ये भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 41 के अंतर्गत काम पाने के अधिकार के तहत है। ठीक है, अब लेकिन मनरेगा को समाप्त करके जी राम जी एक गारंटी स्कीम लाया गया है। ठीक है, तो अब मनरेगा को समाप्त कर दिया गया है, ये भी ध्यान रखेंगे। उसके जगह पर जी राम जी करके एक गारंटी स्कीम लाया गया है लोगों को रोजगार दिलाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 है। ठीक है, अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 है। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए, और भी आर्टिकल के बारे में किसमें क्या है वो देख लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का सही सुमेलन इस प्रकार है। अनुच्छेद 51 में क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। अनुच्छेद 41 में क्या है? काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार है। अनुच्छेद 43 क में क्या है? उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों के भाग लेने का अधिकार है। और अनुच्छेद 48 क में पर्यावरण संरक्षण है। ठीक है, अनुच्छेद 48 क में क्या है? तो पर्यावरण संरक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि कहाँ उल्लेख है? तो कहाँ उल्लेख है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहाँ उल्लेख है? तो अनुच्छेद 51 में है। तो अनुच्छेद 51 में है ना, तो अनुच्छेद 51 कहाँ है? 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। ठीक है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि कहाँ उल्लेख है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। बी आंसर हो जाएगा। ठीक है,
देखिए एक्सप्लेनेशन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है। इसके अनुसार राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का, संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का और अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थता आर्बिट्रेशन द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है? तो अनुच्छेद 43A में दिया गया है। उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है। बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखिए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत अनुच्छेद 43A राज्य से यह अपेक्षा करता है कि राज्य उपयुक्त विधान द्वारा या किसी अन्य प्रकार से किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों एवं अवस्थापनाओं अथवा अन्य संगठनों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है, तो समान आचार संहिता नहीं जोड़ा गया है। शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में। समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता ये जोड़ा गया है। उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी ये जोड़ा गया है, लेकिन समान आचार संहिता नहीं जोड़ा गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखिए एक्सप्लेनेशन, इससे और अच्छे से समझ आएगा। समान आचार संहिता को संशोधन द्वारा शामिल नहीं किया गया है। यह मूल संविधान के तहत ही अनुच्छेद 44 में वर्णित किया गया है। शेष दिए गए प्रावधान 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में जोड़े गए हैं। शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा और अनुच्छेद 39 में समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता 39 में उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी अनुच्छेद 43 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में निम्न में किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत किया गया है? तो किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? तो बच्चों के, स्त्रियों के, जनजातियों के, इनको शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है संविधान। लेकिन दलित शब्द संविधान में नहीं किया गया है वर्णन। बच्चों के, स्त्रियों के और जनजातियों के शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है संविधान। ठीक है, तो सी आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 3 सी आंसर होगा। सी आंसर होगा, 1, 2 और 3 सही है। संविधान में बच्चों, स्त्रियों एवं जनजातियों के शोषण के विरुद्ध अधिकार को स्वीकृति प्रदान की गई है, जबकि दलित शब्द का संविधान में उल्लेख नहीं है। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व कौन सा नहीं है? तो मद्य निषेध तो है। मद्य निषेध राज्य का नीति निर्देशक तत्व में है। गौ संरक्षण भी है, पर्यावरण संरक्षण भी है। लेकिन 14 वर्ष की आयु तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा ये अब मौलिक अधिकार हो गया है। ठीक है, अब इसको मौलिक अधिकार बना दिया गया है। यह डी आंसर हो जाएगा। ये अब नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है। देखिए एक्सप्लेनेशन। संविधान में मद्य निषेध अनुच्छेद 47 के तहत, गौ संरक्षण अनुच्छेद 48 के तहत तथा पर्यावरण संरक्षण अनुच्छेद 48 क के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। 14 वर्ष आयु तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उपबंध पहले 45 के तहत नीति निर्देशक तत्व था। ठीक है, परंतु 86वें संविधान संशोधन 2002 के बाद 21 क या 21 क या 21 ए के तहत अब यह मूल अधिकार बन गया है।
शिक्षा का अधिकार अब मूल अधिकार बना दिया गया है और 21A में या 21क में जोड़ा गया है। अब अनुच्छेद 45 के तहत शैशव पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से नीचे की आयु के बालकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था को शामिल किया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का निर्देशक तत्व नहीं है? तो इनमें से कौन सा राज्य का निर्देशक तत्व नहीं है? तो 16 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ये निर्देशक तत्व नहीं है। मादक पेयों के उपयोग का निषेध, ये तो नीति निर्देशक तत्व है। गायों बछड़ों के वध का निषेध करना, ये भी है। पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन, ये भी निर्देशक तत्व है। लेकिन डी जो है ये निर्देशक तत्व नहीं है। 16 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगर सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि इस तरह के इम्पोर्टेंट वीडियो आप लोग के लिए लाया जाता रहे। और दोस्तों प्लेलिस्ट में सारे अभी तक हिस्ट्री कंप्लीट कराया जा चुका है। मॉडर्न हिस्ट्री, मेडाइवल, एंशियंट हिस्ट्री सारे प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। और ज्योग्राफी भी करीब करीब कंप्लीट कराया जा चुका है। वर्ल्ड ज्योग्राफी भी और इंडियन ज्योग्राफी भी करीब प्लेलिस्ट में सारे अवेलेबल हैं। और मैपिंग के भी काफ़ी सारे वीडियो पड़े हैं। और बीपीएससी का पेपर कराया गया है, फुल लेंथ क्वेश्चन। ठीक है, करीब 8 साल का पूरा करवाया जा चुका है और भी करवाए जाएंगे। अभी जो कम से कम 15-16 साल का करवा दूंगा ताकि 1500-1600 क्वेश्चन का एक सेट तैयार हो जाए, मतलब कि बिहार स्पेशल और यूपी का भी करवा दूंगा। कम से कम 4000 का सेट तैयार हो जाए दोनों स्टेट मिला करके, तो ताकि पेपर देने में जब दें तो थोड़ा कॉन्फिडेंस फील हो और किस तरह का पेपर आता है, किस तरह का, वो एक आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, और जब क्योंकि क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के साथ किया गया है तो उसके आसपास से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वो क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो उसको भी देखिए जा करके और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। और ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।